नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है साथियों हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर। और साथियों जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जिनको पीडीएफ चाहिए आपको, तो उसके लिए मैंने हिंदी बाई डीएस सैनी ये टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दिया है। इसको ज्वाइन कर लें आप, और इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास आप पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, कल की जो क्लास थी उसमें आप सभी ने खूब साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप सभी लोगों ने साथ दिया, आप सब पढ़े और पढ़ते रहना चाहिए। आगे भी अपन ऐसी ही क्लास अपन बनाते रहेंगे, लेकिन आप सभी को थोड़े सहयोग में कमी रही। कुछ विद्वान साथियों ने कहा कि सर दूसरे सरों ने हमारा जो टाइम है पेड कोर्स का वो चेंज कर दिया है ना। तो आपके टाइम पर उन्होंने दूसरा कोर्स चालू कर दिया है, तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। देखो, एक लाइव पढ़ना एक अलग बात होती है, बाद में पढ़ना एक अलग बात होती है। लाइव लाइव ही होती है, वहाँ हमारे डाउट, हमारा जो कन्फ्यूजन है उसको हम बता सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हो सकता है मैं कोई गलत सवाल बता रहा हूँ, हो सकता है मैं और ज़्यादा बता रहा हूँ। एक लड़के ने मैसेज भी किया था आज कि सर आपने 15 मिनट में 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अरे भाई, जो कमेंट कर रहा है वो थोड़ा इतना सोच ले, थोड़ा सा दिमाग से सोच ले कि मैंने 3 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन बताए होंगे तुमको, कम से कम 3 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन बताए होंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे डिटेल नहीं पढ़ानी चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर आप तो उत्तर बताते जाओ और क्वेश्चन लिख दो, मैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन हल करा दूंगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तक हम उस चीज को क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे तो किताबों में लिखा पड़ा है ना, दुनिया भर का उत्तर लिख रहे, सामने उत्तर देख लो और पढ़ लो, उत्तर देख लो पढ़ लो, क्या मतलब होगा उसका। अरे जिस क्वेश्चन को अपन पढ़ रहे हैं वो कम से कम पूरा आना चाहिए। उसमें से यदि कोई सवाल आ जाए, कोई सवाल आ जाए गलती से, तो उसमें से सवाल आए तो हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा मानना तो यही होता है। बाकी का देखो, सबकी अलग अलग धारणा है। 99% लोगों को तो क्लास बहुत अच्छी लग रही है। जो आपके लाइक और जो यूट्यूब पर जो ग्रोथ बताता है, वो 98.2% लोगों ने लाइक किया है पढ़ने वालों ने, और 98% लोग ये चाहते हैं कि ऐसी डिटेल से पढ़ाएं। अब 2% में वो ये चाहते हैं कि फटाफट फटाफट। अरे भाई, तुमने तो पढ़ रखा है, कोई और नया पढ़ रहा है जिसको आता ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगा। तो साथियों, आप चिंता ना करें, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सही पढ़ा रहा हूँ, सही स्थिति में पढ़ा रहा हूँ, सही तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ले चल रहा हूँ। बहुत अच्छी क्लासें हैं। अच्छा ठीक है, हमारा 50% में से कोई उत्तर एक गलत हो गया, मान लो कोई, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने 49% में जो 200-250 पढ़ाए वो बहुत अच्छे पढ़ाए, एक गलत बता दिया, उसके ऊपर कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, ये गलत बता दिया सर आपने, ये गलत बता दिया सर आपने। अरे भाई सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। गलतियां मानवीय स्वभाव हैं, मानवीय स्वभाव है, इसमें आपसे होती मुझसे होती कोई पूर्ण नहीं है। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इतनी सारी मैंने आपका टाइम खराब किया इसके लिए। तो साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। नेट के लिए, सेट के लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, और यूपी वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा 2 तारीख को होने वाली है। अब इसमें मैं बता दूंगा आपको, एमपी की वर्ग 2 की 2 अगस्त को एग्जाम है। इसमें मैं आपको प्रत्येक मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा कि कितने सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। अब इतना विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। ये 2 तारीख रही है, आगे आ जाएगी, आपको सारा सामने आ जाएगा। बिहार की परीक्षा चल रही है, अध्यापक भर्ती परीक्षा ईएमआरएस में आपके एकलव्य की टीजीटी पीजीटी दोनों की पोस्ट आ चुकी है, जिसमें आपकी 200 पोस्ट तो आपकी पीजीटी की है, 603 पोस्ट है वो आपकी टीजीटी की है। कितना बढ़िया मौका चल रहा है आपको फ्री में पढ़ने का। फिर आप नहीं चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। प्रमुख रचनावलियों के भाग व खंड आज अपन पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ से जहाँ से सवाल उठते हैं वही सवाल मैं ला रहा हूँ आपके लिए। मैं ऐसे नहीं कि मेरी मन मर्जी से जचा जो ही पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, परीक्षा के योग्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल मेरा एक भी क्लास आपको मिलेगी नहीं जो योग्य नहीं है। रचनावलियों के भाग भी आ सकते हैं, प्रमुख रचनाओं का खंड आ सकता है, सर्ग कांड, इस तरीके से हम सब चीज़ों को देख सकते हैं। आपकी नॉर्मल मैं छोटी क्लास बनाता हूँ, तो छोटी का मतलब ये है कि आपको 2-2.5 घंटे का मैटर 15-20 मिनट में दे रहा हूँ, ये भी कम नहीं है, है ना। और फिर आपको पढ़ा ही रहा हूँ यार,
सबको थोड़ा रिवीजन ही तो हो रहा है आपका, आपने पढ़ रखा होगा, बहुत बढ़िया बात है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने लिखा है आपका प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास है, इसमें सर्ग कितने हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पढ़ ही रहे हैं। प्रिय प्रवास में आपके सर्ग है 17, आपको ध्यान रखने हैं, सीधा ही सवाल पूछेगा आपसे कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है। इसके बाद में आपकी रचना आती है वैदेही वनवास, 18 सर्ग है। ये दोनों रचनाएं किसकी है कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। तो प्रिय प्रवास 17 सर्ग है। हर रचना का मैं आपको लेखक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सबके लेखक आपको पढ़ा रखे पिछली क्लास में, इसलिए आप प्रत्येक रचना का लेखक कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, न बताऊंगा एक का भी, ठीक है। तो प्रिय प्रवास सर्ग बताऊंगा, केवल सर्ग, खंड है ना, समय ये बताऊंगा। प्रिय प्रवास 17 सर्ग है, वैदेही वनवास में 18 सर्ग, ध्यान रखेंगे अपन, गलती नहीं करनी है। भारत भारती किसकी रचना है और इसके खंड 3 है। भारत भारती के खंड कितने हैं, 3 खंडों में भारत भारती को लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया है, जब रासो साहित्य पढ़ाया था तो रासो साहित्य में पढ़ाया था। अब इस पे भी कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, तो आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, अध्याय कह दें अपन, अध्याय कह दें या सर्ग कह दें या समय कह दें, लेकिन हमारी जो पृथ्वीराज रासो उसमें समय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 69 समय है। समय की बात करें तो 69 है, और अगर वो छंद शब्द का प्रयोग करें ना, छंद, तो आपको 68 छंद याद रखने हैं। ये क्लियर ध्यान रख लेना, फिक्स 69 समय 68 छंद है पृथ्वीराज रासो में। पद्मावत की मैं बात करूं तो पद्मावत आप सभी जानते हैं कब लिखा गया है, आपको देखना है, 57 खंड है इसमें। और मुझे कोई आप में से ये बता दे कि पृथ्वीराज, ये पद्मावत है, इसके 57वें खंड में किसका वर्णन है, तो बहुत अच्छा होगा। ये मैंने आपको सारे खंड पढ़ा रखे हैं कि 57वें खंड में क्या लिखा है, 20वें खंड में क्या लिखा है, 60वें खंड में क्या लिखा है, ओ सॉरी, और आपका एक तो मैंने 20वां खंड बता रखा है, 57वां खंड बता रखा है, 60वां खंड तो मैं 60वां सर्ग तो इसका बताया पृथ्वीराज रासो का, है ना। तो 20वां खंड और 57वां खंड इसका मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है पद्मावत का। तो 57वें खंड में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको आता है तो बताना है। तो पद्मावत में कुल खंड कितने हैं, तो 57 खंड है। कितने खंड है, 57 खंड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे की मैं बात करूं आपसे तो आप देखेंगे कामायनी, कामायनी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि सर्ग कितने हैं, 15 है, और 15 सर्ग आपको याद करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, इसलिए करना जरूरी है कि वो सर्गों में आपको पूछता पहला सर्ग कौन सा है, अंतिम कौन सा है, 7वां कौन सा है, छठा कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो, आपकी जो एमपी की एग्जाम है उसमें देखिए 2 सर्ग लगे हुए हैं, एक तो श्रद्धा सर्ग लगा हुआ है, एक ईड़ा सर्ग लगा हुआ है, और ये आपकी नेट की परीक्षा में तीनों लगे हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। और आपकी जो एमपी की वर्ग 1 की परीक्षा उसमें ईड़ा और श्रद्धा सर्ग लगा हुआ है, आपको पूछ सकता है नंबर। तो देखिए यहाँ आपका चिंता पहला है, दूसरा आशा है, चिंता, आशा, श्रद्धा, है ना। और इसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया, काम, वासना, लज्जा, काम, वासना, लज्जा, करम, ईर्षा, ईड़ा, करम और ये ईर्ष्या और ईड़ा, करम, ईर्ष्या, ईड़ा, और ये देखिए स्वप्न और ये संघर्ष और ये निर्वेद, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, और ये है दर्शन और ये है रहस्य और ये है आनंद, यानी आनंद आ जाएगा लास्ट में। तो आप देखिए ध्यान से, पहला आपका चिंता है, अंतिम आपका आनंद है, और आपको एक तो ईड़ा का 9वां सर्ग और आपका श्रद्धा का 3रा सर्ग, ये जरूर याद रख लेना है ना। तो आपको कोई सा भी सर्ग पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, 5वां पूछ सकता है, 9वां पूछ सकता है, 3रा पूछ सकता है। सबका क्रम आपको याद होना चाहिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, करम, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, करम, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये आपको अच्छे तरीके से बिना देखे इसको रट लेना है, बिना देखे रट लेना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, करम, ईर्षा, ईड़ा और स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरीके से खड़ा खड़ खड़ा खड़,
ठीक है। अगला देखो, रामचरितमानस के बारे में बात करें, पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई खास बात मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, जो आप सब जानते हैं। इसमें 7 कांड है, और पहला कांड बाल कांड है, दूसरा अयोध्या है, तीसरा अरण्य है, चौथा किष्किंधा कांड है, और जो कि ये काशी में लिखा गया था, बाकी सारे अयोध्या में लिखे गए थे, सारे के सारे अयोध्या में लिखे गए थे। बाकी का एक कांड किष्किंधा कांड है, ये कहाँ लिखा गया था? काशी में। कहाँ लिखा गया था? काशी में। ध्यान रखेंगे अपन। तो आपका ये बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका का उत्तर दिया। आप अपनी मर्जी से याद कर सकते हो, जैसे आपको याद होता है। 7 कांडों का क्रम याद होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल एकदम सीधा है। तो रामचरितमानस के कांड है 7। अगला देखे अपन, तो साकेत में सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग है। इसमें आपका 9वां सर्ग बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उर्मिला विरह का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है। जब लक्ष्मण जी चले गए थे वनवास राम के साथ में, तो उर्मिला अपने विरह में तपी थी। उसने कैसी अपना जीवन 14 वर्ष तक निकाला था, एक विश्वास पात्र, एक पतिव्रता नारी के रूप में, उसका विरह इस 9वें सर्ग में दिखा गया है। तो साकेत के सर्ग है 12। इसके बाद में 12 स्कंद है सूरसागर। सूरसागर रचना में, सूरदास की में, आपका कितना है? 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद। ध्यान रखेंगे, इसमें सर्ग नाम है, इसमें स्कंद नाम है सूरसागर में। भारत भारती है, ये भारत भारती किसकी रचना है? 3 खंड इसमें है, 3 खंड। ध्यान रखेंगे, भारत भारती। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? आपको लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, एक का भी आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे बता रखे हैं पहले। आपको आपको कितना पता है ये पता तो मुझे चलना चाहिए ना। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं है, तो वो सीखेंगे, कमेंट बॉक्स में देखेंगे सब। ठीक है। तो भारत भारती 3 खंड है, और कुरुक्षेत्र में 7 खंड है। यार इस सर्ग कह सकते हैं अपन। कुरुक्षेत्र में सर्ग कितने? 7 है। महाभारत की मैं बात करूं तो इसमें पर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में 18 पर्व है, जबकि भगवत गीता में 18 अध्याय शब्द का प्रयोग किया है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, जबकि महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। ध्यान रखेंगे। क्लियर है? साकेत में 12 सर्ग, सूरसागर में 12 स्कंद, भारत भारती में 3 खंड, कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग, और महाभारत में 18 पर्व, भगवत गीता में 18 अध्याय। याद रख लेंगे बिल्कुल सीधे एकदम। रामचंद्र का किसकी रचना है? आप सभी को पता है, वो आपको मैंने कल ही पढ़ाई है, खूब डिटेल में पढ़ाई है ये लाइव क्लास में। इसमें 39 प्रकाश है। अब मास्टर का मरना तो यूं है, एक नौकर जैसी स्थिति है मास्टर की। नौकर जैसी कैसी स्थिति है? आपको एक तो पहली बात तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, नौकर जैसी स्थिति क्यों है? अगर नौकर कोई दुकान पर काम करता है और वो ज़्यादा बोलता है, मान लो कोई नौकर, तो मालिक कहेगा पता नहीं कैसा नौकर आ गया, बहुत ज़्यादा बोलता है। अब बेचारा ज़्यादा बोल रहा है, फिर उसने कल बोलना कम कर दिया, बहुत कम बोल रहा है वो, बहुत कम बोल रहा है। फिर क्या कहेगा मालिक? कहेगा ऐसा बकवास नौकर आया है कि बोलना ही नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, मतलब कम बोल रहा है तो भी उसकी दिक्कत, ज़्यादा बोल रहा है तो भी उसकी दिक्कत। मास्टर पूरी डिटेल बता रहा है तो कह रहा है कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल बता रहे हो, गलत है। अब मास्टर सीधा उत्तर बता रहा है तो कहेगा ऐसे तो हम ही पढ़ लेंगे, सीधा उत्तर बता। क्या करें हम, ये बताओ, आप बताओ, कमेंट में लिख के बताओ ईमानदारी से क्या करना चाहिए हमें। मतलब हम इतना अच्छा करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट हमसे पढ़ने वाला वो सफल हो, उसके लिए प्रयासरत रहता। गुरु की तो एक इतनी सी मांग होती है कि मेरी इज्जत ऊपर उठ जाए, एक शिष्य ये कह दे कि मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ। इतना सा चाहने के लिए करता है कहाँ। और पैसे कोई मायने नहीं रखते, पैसे आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। जीवन एक माटी का खिलौना है, कब इस पर बूंद पड़ जाएगी, कब पिघल जाएगा, अता पता नहीं है। तो ये तो एक पैसा तो आना जाना है, लेकिन मास्टर अंदर से यही चाहता है गुरु कि हमारे सब शिष्य सफलता पर पहुंचे और वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर हमें याद कर ले, बस इतना सा ध्येय होता अंदर से। तो हमें क्या करना चाहिए आप बताओ। डिटेल पढ़ाई मैंने कल, तो वो एक बोल रहा है कि भाई साहब आपने तो सर जी 15 मिनट में 3 क्वेश्चन, अरे 3 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हल कराए, वो कहाँ गए? तो कैसे पढ़ाया जाए? आप कहो तो मैं टिक टिक लगा दूं? आपको अच्छा पढ़ा रहे, आप ये समझो बिल्कुल। आप चलिए उर्वशी रचना पर, उर्वशी किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो उर्वशी आपके 5 अंक, कितने अंक है? 5 अंक है। आपको इसका पढ़ाने का पता तब चलेगा जब आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। आपने कितना पढ़ा है, कितने रजिस्टर पढ़े हैं,
किन से पढ़ा है, कौन से गुरुजी से पढ़ा है, इनका सबका निचोड़, और सबका निचोड़ परीक्षा के बाद आ जाएगा कि मैं कितना बोलता हूँ और मेरे में कितनी दम है और दूसरे में कितनी, वो तो सीधा सामने आएगा। ठीक है ना, तो वो आपको एग्जाम के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने व्याकरण पढ़ाई नहीं, काव्य शास्त्र पढ़ाया नहीं है, नहीं आपको पूरा पेपर यहीं से मिल जाता, लेकिन मेरे पास टाइम था, इतना मैंने पढ़ा दिया। ये था। उर्वशी में 5 अंक है साथियों, और भाषा भूषण ये 5 प्रकाश इसमें दिए गए हैं। किसकी रचना है, मैंने खूब पढ़ाई है कल आपको, भाषा भूषण है ना, तो 5 प्रकाश इसमें दिए गए हैं। अंधेरे में किसकी रचना है, और इसमें 8 खंड ध्यान रखेंगे। भाषा भूषण में 5 प्रकाश है, उर्वशी में 5 खंड है, रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। भाषा भूषण में भी प्रकाश शब्द का प्रयोग किया गया है, उर्वशी में अंक शब्द का प्रयोग किया है, अंधेरे में 8 खंड का प्रयोग किया गया है। और जौहर श्यामनारायण पांडे की एक रचना है, आपको बताना चाहिए कि जौहर श्यामनारायण पांडे, तो मैंने लिख दिया, ये किस विधा की रचना है, जौहर, जिसमें 17 खंड है। ये इंपॉर्टेंट है, 17 खंड, 17 खंड, देखिए 17 कहाँ बताए मैंने आपको, ये देखो कहाँ बताए 17, ये देखो प्रिया प्रवास में 17 सर्ग है, और यहाँ मैंने बात की है खंड की, यहाँ किसकी की है, खंड की। जौहर में 17 खंड है, विचलित ना होना। अगला देखिए, बीसलदेव रासो के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है कि इसमें 4 खंड या 4 भाग है, जिसमें पहले भाग में शादी होती है राजा विग्रहराज की, है ना, और राजमती की, और फिर दूसरे में वो विग्रहराज जी रूस करके चले जाते हैं, तीसरे में विरह का वर्णन है, और चौथे में मिलन का वर्णन है। अब इस पर विवाद ये है कि साहब इसमें 125 छंद है, 128 छंद है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये दोनों ही विकल्प में होता, आपको उत्तर करना है 125 छंद, और 125 नहीं है तो आप 128 कर सकते हैं, क्योंकि 3 छंद इसमें बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 125 छंद ही मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने पढ़ाया था ना बीसलदेव रासो, तब भी 2-3 स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर 128 छंद है, 128 है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन मूल 125 उत्तर आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका नागरी प्रचारणी सभा का बृहद कोश लिखा था नगेंद्र ने, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसमें 16 खंड और 18 खंड दोनों है, लेकिन विकल्प में 16 और 18 है, तो आपको कितने करने हैं, 16 खंड ही करने हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता दी मैंने। ठीक है ना, और मैंने लिखी और नहीं है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे 16 खंड है उसमें, और वर्तमान में उसमें 18 खंड है। वर्तमान शब्द का प्रयोग करता है तो 18 करेंगे, नहीं तो 16 ही करेंगे। कवित्र रत्नाकर सेनापति, 5 तरंग है इसमें, और 394 छंद है। 5 तरंग, 394 छंद इसमें है, सेनापति की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। 8 कल्लोल शब्द का प्रयोग इसमें किया है, 8 कल्लोल है। और कवित्र रत्नाकर में तरंग है, तरंग ध्यान रखना, कवित्र रत्नाकर में रत्नाकर तरंग, ऐसे ध्यान रखो कुछ भी। 394 छंद इसमें दिए गए हैं। आगे बात करें तो देखिए, मैंने आपको एक साथ में लिखे, अजात शत्रु, आषाढ़ का एक दिन, कोणार्क और ध्रुव स्वामिनी। अजात शत्रु किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन, कोणार्क, ध्रुव स्वामिनी। इन सब में 1, 2, 3, 4 में सब में अंक शब्द का प्रयोग किया है, सब 3-3 अंकों में बटे हुए हैं। अजात शत्रु 3 अंक में है, आषाढ़ का एक दिन भी 3 अंक में है, कोणार्क भी 3 अंक में है, ध्रुव स्वामिनी भी 3 अंक में है। इसके बाद में आपके नाटक है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। किसके नाटक है ये बताना आपको, तो चंद्रगुप्त बटा हुआ है 4 अंक में, और जबकि स्कंदगुप्त है इनके 5 अंक में बटा हुआ है। तो चंद्रगुप्त नाटक किसमें है, 4 अंक में, और स्कंदगुप्त किसमें है, 5 अंक में। जबकि अजात शत्रु 3 अंक है, कोणार्क 3 अंक, आषाढ़ का एक दिन भी 3 अंक, ध्रुव स्वामिनी भी 3 अंक में। क्लियर है, मैंने इतनी सारी चीज जहां से आपको अंदर से पूछ सकता है सवाल, सबको आपको एक साथ में दे दिया है। और यहाँ देखेंगे बिहारी सतसाई के बारे में पूरी दुनिया जानती है, इसमें 713 दो ही राइट है, 713 ही राइट करने हैं, और 713 नहीं है विकल्प में, तो कहीं कहीं पर इसमें मिलता है आपको 719 दोहे भी कहीं पर मिलते हैं। लेकिन बिहारी रत्नाकर जो रत्ना लिखी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी टीका, उसमें साफ साफ लिख दिया है सबसे श्रेष्ठ टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जिसमें लिखा है 713 दोहे इसमें मिलते हैं बिहारी सतसई में। इसके बाद में अंधा युग, धर्मवीर भारती, और अंधा युग में आपका 5 अंकों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखना है। झूठा सच, ये किसकी रचना है नहीं बताऊंगा मैं,
इसके दो भाग है, झूठा सच के दो भाग, आपका वतन और देश है और देश का भविष्य है। ये दो भाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वतन और देश का भविष्य। ये झूठा सच रचना के दो भाग बांटे गए हैं। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट, एक हिंदी साहित्य का बृहद कोश था, बृहद इतिहास था नगेंद्र का, वो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया पहले, इसलिए उसको लिया नहीं मैंने। 16 खंड और 18 खंड ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही है आप सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूं। अब फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आपकी मर्जी है साथियों, लेकिन मैं तो पढ़ाता रहूंगा। जो पढ़ने वाले हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास मैं तोड़ने वाला नहीं हूं कोई भी कंडीशन में। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे साथियों। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अपन इसी वक्त पर कल। नमस्कार साथियों।